दोस्तों सभी डॉग लवर्स के लिए एक शॉकिंग खबर कल की रात को आ गई थी, जो कि 11 अगस्त की रात थी। और इसी के साथ साथ 12 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी डिसीजन के ऊपर दोबारा से यही बात कही है कि भैया दिल्ली एनसीआर के अंदर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको हटाया जाएगा, उनको शेल्टर के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेरिलाइज करने का जो एक मिशन चलाया था वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। यहाँ पर जनरल पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए, बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए खास तौर पे ज़रूरी माना गया है कि अब स्ट्रीट डॉग को हटाया जाएगा। खास तौर पे 5000 ऐसे हाई रिस्क एरिया हैं जहां पर स्ट्रे डॉग रहते हैं, उनको कैप्चर किया जाएगा। और आदेश दिया है अथॉरिटी को कि 6 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर आपको ये डॉग्स को कैप्चर करना है और उनको रिलोकेट करना है, उनके लिए शेल्टर डेवलप करना है, जिसके अंदर अब दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन गई है कि भैया यहाँ पर इन सभी डॉग को पकड़ के शेल्टर के अंदर डालना है। अब बहुत सारा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है इस डिसीजन के बाद में सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ पर पेटा ने भी कहा है कि ये एबीसी के खिलाफ है, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो रूल लगाया था उसके खिलाफ जा रही है ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि पहले क्या था, नसबंदी कर दी जाती थी और उसके बाद में फिर आगे डॉग्स की पॉपुलेशन नहीं बढ़ती थी, लेकिन फिर भी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से उस चीज़ को अनसक्सेसफुल बताया, जिसकी वजह से कहा कि अब ये इफ़ेक्टिव नहीं है उतना ज़्यादा। और ऊपर से केस इतने ज़्यादा आ चुके हैं जहाँ पर कुत्तों ने बच्चों पर अटैक किए हैं, कई लोगों पर अटैक किए हैं। दिल्ली के अंदर लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं और उन सभी की पॉपुलेशन को अब इधर से उधर करने का तय कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पे मिक्स ओपिनियन आ रहा है लोगों का, जो डॉग लवर हैं वो इसके खिलाफ जा रहे हैं कि डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं है। जो कि डॉग से उतना ज़्यादा लव नहीं करते, वो समझते हैं कि ये इंसानों की जान को खतरा है, बच्चों की जान को खतरा है, क्योंकि कई सारे अटैक के हमने वीडियो भी देखे हैं कि 4-5 डॉग एक साथ बच्चे पर चिपट जाते हैं, किसी लेडीज़ पर अटैक कर देते हैं, किसी बंदे पर अटैक कर देते हैं, और ऐसे किस्से अब काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे, जिसकी वजह से अब ये डिसीजन आपको देखने को मिल रहा है सामने। यहाँ पर बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने इसके खिलाफ कहा है कि ये डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं है, जहाँ पर मेनका गांधी भी इसके ऊपर कह रही है, जानवी कपूर ने भी कहा है, वरुण धवन ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि दोबारा से रीथिंक करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके का डिसीजन है। ऊपर से जॉन इब्राहिम ने एक लेटर तक लिखा है सीजीआई को कि इसको देखना चाहिए आपको, ये इनह्यूमन डिसीजन है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि देखो, मानते हैं कि खतरा होता है, लेकिन सभी डॉग वैसे नहीं होते। अगर आपकी गली में मान लो 10 डॉग रहते हैं, ज़्यादातर यही देखा गया है कि ज़्यादातर डॉग फ्रेंडली ही होते हैं। अगर आप उनके साथ में घुल मिल के रहोगे, सोशल एनिमल होता है तो वो भी घुल मिल के ही रहता है। लेकिन देखने को ये मिलता है कि ठीक है, कुछ डॉग ऐसे निकम्मे निकल जाते हैं जो कि ऐसे अटैक कर देते हैं, लेकिन उसके चक्कर में अब वो शरीफ डॉग्स भी ऐसे ही पकड़ के कहीं और रिलोकेट किए जाएंगे जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। जिस तरीके से मान लो कोई इंसान क्राइम कर देता है, अब उसके चक्कर में सारे लोगों को तो पकड़ के नहीं एक जगह पे बंद किया जा सकता, उसी एक को तो बंद किया जाएगा। तो वही होना चाहिए, अगर जो कल्प्रिट डॉग है उसको पकड़ो, डाल दो अंदर। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, मतलब आर्मी की सबसे बड़ी पोस्ट पे हैं, वो यूएस जाकर जो चीज़ें कहते हैं कि हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे अगर हमारे को ख़त्म करने की बात की जाती है, या हमें कोई ख़तरा नज़र आएगा, हमें ख़त्म होने का पूरी तरीके से एहसास हो जाएगा तो हम आधी दुनिया ख़त्म कर देंगे, ऐसे न्यूक्लियर स्टेट हैं हम। जिसके बाद में अब MEA की प्रतिक्रिया सामने आई है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। उन्होंने कहा है कि देखो, पाकिस्तान एक इनरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, वो कुछ भी कहता है, वो हर बार अपनी मतलब न्यूक्लियर की वाहवाही ही करता रहता है, वो तो एक इनरिस्पॉन्सिबल देश है। लेकिन यहाँ पर यूएस की सोइल से ऐसी चीज़ें कैसे हो रही हैं कि यूएस के अंदर आके एक बंदा इस तरीके की बात कर रहा है कि वो आधी दुनिया को तबाह कर देगा, जिसके बाद में इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसके ऊपर थोड़ी सी स्केप्टिकल है कि भैया किस तरीके की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कि वो आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। मतलब न्यूक्लियर वेपन होने का मतलब ये होता है कि इस तरीके की बातें कर दे और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर वेपन है, क्या वो बाकी की दुनिया के लिए सुरक्षित हैं या नहीं है, उन पे नियंत्रण है किसी का या नहीं है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कह दी कि वो रशियन लीडर पुतिन के साथ में मिलेंगे। और पुतिन के साथ में कहाँ मिलेंगे, कह दिया मैं रशिया में मिलूंगा, जबकि ये मीटिंग अलास्का के अंदर होने वाली है। और अलास्का यूएस का ही पार्ट है,
है, क्योंकि रशिया ने उसको बहुत पहले यूएस को बेच दिया था। लेकिन ट्रंप की नज़रों में लगता है आज भी अलास्का यूएस का ही है, जिसके बाद में बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि किसको हमने अपना प्रेसिडेंट बना लिया, जिसको ये तक नहीं मालूम कि अलास्का यूएस का पार्ट है, ना कि रशिया का। And it's embarrassing for me to be up here. You know, I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. I don't like being up here talking about how unsafe and how dirty and disgusting this once beautiful capital was. दोस्तों यूएस के एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है फरीद जकारिया। उन्होंने एक बहुत ही लॉजिकल बात करी है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं इंडिया के साथ में, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कि आप सीधा कह रहे हो कि हम 50% टैरिफ लगा देंगे क्योंकि तुम रशिया से ऑयल परचेज करते हो, जबकि चाइना इंडिया से भी ज्यादा ऑयल परचेज करता है। और इस तरीके की इलॉजिकल चीजें जब यूएस करेगा इंडिया के साथ में, चाइना के साथ में, तो उसका नुकसान यूएस को ही भुगतना पड़ेगा इन द एंड। क्योंकि ये जो रिश्ते बनाए गए थे ना इंडिया के साथ में, वो बिगाड़ने के लिए नहीं बनाए गए थे कि पिछले 20 सालों से हम उनसे अच्छे रिश्ते बना रहे थे और इन द एंड आके कोई प्रेसिडेंट उसको बिगाड़ देता है। तो ये बिल्कुल ही इलॉजिकल चीज़ें हो रही है। उसका रीज़न ये है कि अगर इंडिया रशिया के साथ में ऑयल परचेज करना बंद कर देता है, चाइना रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सीधा यूएस पे पड़ने वाला है। यूएस के अंदर रिसेशन आ जाएगा। अब आप भी चक्कर खा गए होंगे कि यूएस के अंदर कैसे रिसेशन आ जाएगा कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल नहीं लेता, चाइना रशिया से ऑयल नहीं लेता। देखो, यूक्रेन और रशिया के बीच में जब वॉर हुई थी, बहुत से सैंक्शन लगे थे रशिया के ऊपर, लेकिन उसकी ऑयल मार्केट कोलैप्स नहीं हुई थी क्योंकि इंडिया और चाइना बहुत सस्ते में बल्क में चीप क्रूड ऑयल परचेज कर रहे थे, जिसकी वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो स्टेबल था, बिल्कुल भी हिला नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। वहीं पर अगर इंडिया बंद कर देती रशिया से ऑयल लेना, चाइना भी बंद कर देती रशिया से ऑयल लेना, तो कहां पर जाता वो बाहर? कहां पर जाता? कहीं से तो हम बाय करते, अब हम कहीं और से बाय करते। अब कहीं और से बाय करते तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता और ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो 150 बैरल तक चले जाते, जो कि इस वक्त में 70, 80, 90 कुछ इस तरीके से ही चल रहे हैं। वो इस वजह से चल रहे हैं कि दो हाई पॉपुलेशन वाली कंट्री रशिया से ऑयल परचेज कर रही है, बाकी कोई रशिया से उतना ज्यादा ऑयल परचेज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अभी जो ग्लोबल मार्केट है उसमें ऑयल का प्राइस इतना ज्यादा हाई नहीं हुआ क्योंकि अभी हम खरीद ही नहीं रहे उससे, जिसकी वजह से वो ये ना कि डिमांड एंड सप्लाई वाला जो रूल होता है वो अभी नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से प्राइस उतने ही है, स्टेबल है बिल्कुल। लेकिन अगर यहीं पर इंडिया और चाइना दोनों बंद कर दे रशिया से ऑयल परचेज करना और दूसरी कंट्री से खरीदने लगी, मतलब चलो गल्फ कंट्री से खरीद लेते, अफ्रीका से खरीद लेते, इस तरीके से करने के बाद में यूएस का ऑयल प्राइस और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। डीजल प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग सभी हाई हो जाएगा क्योंकि यूएस पूरी तरीके से ऑयल पे डिपेंड करता है। वहाँ पर ट्रक चलते हैं, वहाँ पे कारें चलती हैं, वहाँ पे मतलब पब्लिक सर्विस तो कोई यूज़ ही नहीं करता है जितना वो खुद के ट्रांसपोर्टेशन पे चलते हैं, जिसकी वजह से यूएस के अंदर हर चीज़ अगर महंगी हो गई क्योंकि इंडिया और चाइना रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे, वो कहीं और से करेंगे और ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे एकदम से। तो बहुत ही लॉजिकल बात करिए जिसको शायद डोनाल्ड ट्रंप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्यों और किस लिए इंडिया और चाइना इस वक्त में जो भी ऑयल वगैरह परचेज कर रहे हैं वो कितना बेनिफिशियल है दूसरी कंट्रीज के लिए भी। दोस्तों, Realme 20 अगस्त को लॉन्च करने वाला है अपना Realme P4 Pro, जो कि 7000 mAh की बैटरी के साथ में आएगा, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आप 11 घंटे की लगातार BGMI की गेमिंग कर सकते हो, वो भी 90 FPS के अंदर। तो मतलब खासियत इसकी यही है कि मतलब इसके अंदर 7000 mAh का बैटरी बैकअप है। मतलब नॉर्मली हमारा जो 5000 mAh का फ़ोन होता है वो भी पूरा दिन क्या 1.5 दिन निकाल देता है, लेकिन ये 7000 mAh का मेरे हिसाब से 2 दिन तो ये आराम से टिक ही जाएगा। अगर कोई गेमिंग नहीं करता होगा तो शायद 3 दिन भी चल जाए। दोस्तों, टेस्ला का दूसरा शोरूम अब इंडिया के अंदर ओपन हो चुका है, जो है नई दिल्ली के वर्ल्ड मार्क एरो सिटी के अंदर इसको ओपन किया गया है। इससे पहले मुंबई के अंदर ओपन किया था। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मॉडल सिर्फ आपको 2 ही मिलेंगे। हालांकि एक ही मॉडल होगा जो कि टेस्ला मॉडल Y है, लेकिन उसके 2 वेरिएंट हैं। एक में नॉर्मल रेंज है, मतलब नॉर्मल रेंज माने 500 किलोमीटर पर चार्ज, और इसी के साथ साथ दूसरी में 622 किलोमीटर पर चार्ज। तो मतलब जब आप लॉन्ग वाला लेते हो तो उससे करीबन 122 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल पाओगे, लेकिन उसके लिए फिर और पैसा देना भी पड़ेगा। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की वाइफ और इसी के साथ साथ MP जया बच्चन ने एक बंदे को पुश कर दिया। बेचारा सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद में कुछ इस तरीके के विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों मेरी सेल्फी ले रहे हो। मतलब पता नहीं इस बंदे को क्या पड़ी थी, सेल्फी लेने पहुंच गए। यहाँ पर कई सारे लोगों की कमेंट आई है जहाँ पर कुछ कह रहे हैं कि भैया गुस्से का बॉम्ब कब शांत होगा। मतलब अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने की बात की जा रही है कि इतने साल आपने गुजारे हैं इनके साथ में। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है
कि भैया ब्लेम अगर किसी को करना है उस लड़के को ही करो कि वो क्यों गया था सेल्फी लेने के लिए, मतलब क्या ज़रूरत पड़ी थी सेल्फी लेने की। तो ये सारी कमेंट तो है, लेकिन मेन मुद्दा ये भी है कि भैया जया बच्चन जी को इतना गुस्सा करने की क्या आदत है कि मतलब हर जगह गुस्सा ही करती रहती हैं। बेचारा क्या पता 1980 या फिर 1970 के दौर में मतलब कोई मूवी देखी हो आपकी और फैन हो तो आ गया वो सेल्फी लेने। दोस्तों मेघालय से एक वीडियो सामने आ रही है जहाँ पर बीएसएफ कैंप के अंदर जो मैश था उसके अंदर एक जंगली हाथी घुस जाता है और किसी को भी भनक तक नहीं लगती कि हाथी घुस गया। और हाथी जब थोड़ा सा हड़कंप मचाता है वहाँ पर और मैश का खाना खाता है निकाल के, तो उसके बाद में बीएसएफ वाले बस हक्के बक्के रह जाते हैं उसको देख के, जिसके बाद में बस ये कहा जाता है कि भैया इसको पूरी तरीके से जो भी मिल रहा है खाने दो, ये खाना खा के अपने आप ही चला जाएगा। हालांकि कई सारे जवान इस कंसर्न में थे कि अब इसको निकाला कैसे जाए बाहर, जिस तरीके से ये आ गया। अरे इसको बाहर कैसे निकाले हमें भाई, बाहर कैसे आ गए हो? सब्जी खा जाएगा तो सारी, अरे खा जाते सब्जी, अरे नहीं बे अब ये बाहर, अब ये बाहर